ये सिलसिला रोज चलता रहा। कई बार मैंने उसे चुपचाप पुरानी चादर धोते और फिर खुद नहाने जाते देखा। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, कई बार बेहोश भी हो जाती थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन मैंने जल्दी उठकर उसके कमरे में झांका तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उस दिन मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, भगवान ऐसा मंजर किसी माँ को ना दिखाए। मैं 18 साल की थी जब मैं पहली बार विधवा हुई। मेरी पहली शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा एक बोझ की तरह देखा था। उनकी नज़रों में मैं बेटी नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने कभी भी खुशी नहीं देखी थी, और मेरे पिता हमेशा एक बेटे की चाहत रखते थे। शायद इसी वजह से वह मुझे कभी भी दिल से अपना नहीं मान पाए। वह हमेशा मुझसे गुस्से में रहते थे और मेरे साथ सख्ती से पेश आते थे। मेरा पहला पति सरकारी स्कूल में शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी थी, लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। कुछ ही समय बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर वापस भेज दिया। वहां भी मैं बोझ ही मानी जाती थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिनका भी एक बेटा था। शायद हम दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए हमारी शादी हो गई। उनका बेटा आदित्य मेरी बेटी मीरा से 1 साल छोटा था। हम सब साथ रहते थे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मीरा अब 16 साल की हो गई थी और आदित्य 15 का एक दिन मेरे दूसरे पति का भी निधन हो गया। अब हम तीनों अकेले रह गए थे। हमारे पास एक छोटा सा घर था जिसमें मेरे पति की एक छोटी दुकान भी थी। फिर एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक बहुत तेज आवाज हुई। मेरा दिल दहल गया। आवाज आदित्य के कमरे से आ रही थी। मैं दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे की छत गिर चुकी थी। मेरा दिल बैठ गया। डर था कि कहीं आदित्य इस छत के नीचे तो नहीं दब गया। मैंने हिम्मत जुटाकर देखा तो पाया कि आदित्य वहां नहीं था। शायद वह बाथरूम जाने के लिए उठा था और इस वजह से उसकी जान बच गई। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि आदित्य को कोई चोट नहीं आई। मैंने सोचा, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या जवाब देती। लेकिन अब एक नई समस्या थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस कमरे की छत को फिर से बनवा सकें। पूरा कमरा तबाह हो गया था। हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में लगा लिया और बच्चों को उनके कमरे में सोने को कहा, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत थी और वहां कोई सो नहीं सकता था। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक चारपाई थी, जिससे 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। हमारे पास कुल 3 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में मेरे पति की दुकान थी। 3 लोग थे तो 3 कमरे ठीक लगते थे, पर अब एक कमरे का हाल खराब था। मजबूरी में सबको एडजस्ट करना पड़ा। एक दिन आदित्य ने मीरा के साथ उसी कमरे में सोया। अगली सुबह आदित्य तो उठकर नाश्ता करने बैठ गया, लेकिन मीरा अब भी सो रही थी। वह हमेशा जल्दी उठ जाती थी, पर आज वह अब तक सोई थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने जाकर देखा तो वह बेहोश पड़ी थी। मैं घबरा गई और तुरंत आदित्य को पास के डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर ने आकर चेक किया और कहा, लड़की बहुत कमजोर है, खून की भी कमी है, उसे आराम करने दीजिए, अच्छे फल और खाना दीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जब मीरा को होश आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? वह बोली, माँ, बस ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूं। जब मैं नाश्ता लेकर वापस आई तो देखा कि मीरा अपने कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा, वह चादर धो रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है का चादर धो रही हो। उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उस पर गुस्सा हो गई। अंदर जाओ और आराम करो, कुछ खाओगी पियो,
घी तभी तो ठीक हो पाओगी। इतनी गंदी भी नहीं थी ये चादर जो तुम इसे अभी धोने बैठ गई हो। छोड़ दो इसे, मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मीरा ने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर छत पर सूखने के लिए डाल आई। फिर जाकर उसने नाश्ता किया और थोड़ी देर के लिए सो गई। उधर आदित्य भी काम पर चला गया था। मैंने उसे सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था और अब वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था। रह गई। वह फिर से बिस्तर की चादर धो रही थी। इस बार मैं चुपचाप दूर से उसे देखती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब से आदित्य ने उसके साथ कमरे में सोना शुरू किया था, तभी से मीरा की यह हालत हो रही थी। मेरी बेटी की तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी? वह बेहोशी से उठकर फिर से चादर क्यों धोने लगती थी? मीरा और आदित्य बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनमें भाई बहन जैसा ही प्यार था। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की सेहत क्यों खराब होती जा रही थी? ये सब सोचकर मेरा दिल भारी हो गया। आखिर ऐसा क्या था जो मीरा की सेहत पर इतना बुरा असर डाल रहा था? अगले ही दिन मेरी बेटी ने चादर धोकर छत पर सुखाई। मैं चुपचाप रसोई की खिड़की से उसे देख रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं देख रही हूं। फिर वह बिस्तर पर लौट आई और चादर ओढ़कर लेट गई। मुझे नहीं पता था कि उसने नीचे की चादर बदली है या नहीं। मैंने उसे नाश्ता करवाया और दवाई दी। हमारी दुकान ठीक नहीं चल रही थी। बड़े ग्राहक नहीं आते थे। सिर्फ बच्चे आरएस की गोलियां और टॉफियां लेने आते थे। ऐसे में घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि मीरा को अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन हमारे पास दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने आदित्य और मीरा को कुछ अजीब बातें करते सुना। गला साफ करने की आवाज। आदित्य कह रहा था, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह नहीं चलेगा। अगर इतनी परेशानी हो रही है तो हम ये सब नहीं कर सकते। मीरा बोली, नहीं, मुझे ये करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है। आदित्य बोला, अब तो तुम्हें पता है। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मीरा ने कहा, बस 2-4 हफ्तों की बात है। इसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। इनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। फिर एक दिन मैंने देखा कि सुबह सुबह मीरा ने फिर से चादर धोकर छत पर सुखा दी और पास ही उल्टियां कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया तुम्हें? वह घबरा गई और बोली, अचानक से पेट खराब हो गया। मैंने गुस्से में कहा, हर रोज चादर क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर कोई गलत हरकत की है तो मुझे बता दो। वो चौंक हुए बोली, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं।